Hi, welcome to ATPL Bridge Course Sequences and Series, and we are discussing arithmetic progressions in it. This is lecture number 5. So, if you remember in the last class, we discussed about arithmetic mean, and that is the last concept based on arithmetic progression. Today's class will focus on some miscellaneous illustrations. Miscellaneous illustrations are those problem types which are a combination of many things put together. So naturally the difficulty level is quite higher. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग एक बराबर ध्यान देते हो ये पूरे लेक्चर में, एंड इफ यू मेक नोट्स प्रॉपरली फॉर एवरी क्वेश्चन, यू जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. इफ यू कांट सॉल्व इट, revisit the solution, and if you then try the problem and get the answer, good enough. If you still don't get it, rewatch the solution again, then again try to solve the problem. That's how you should proceed. So these questions I have given you a disclaimer, जैसा वो movies में बताते हैं ना, no animals were harmed ऐसा अगर लिखते हैं वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि the disclaimer is these questions are difficult, but if you go through it properly with proper attention, with proper writing, you will definitely get the answers. So let us begin. अपन स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से. याद दिया हुआ, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 arithmetical progressions are S1, S2 and S3. तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये तो n है ही, है ना. 3 arithmetical progressions है, यानी आपको दिए गए. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते. जैसा कि आपको याद होगा मैंने बताया था हमेशा इसको ब्रेक करना. सो देयर आर 3 APs. 3 APs है, हर एक में n टर्म है, n टर्म्स ईच. मोरओवर S1 is the sum of first AP. S2 is the sum of second AP, or S3 is the sum of third AP. तो अपन ने ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके भरोसे ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया है. ओके, नाउ इनके नोटेशंस लिख लिए. द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, यानी हर एक की फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते, ए इज यूनिटी. ने A1 है फॉर ऑल 3 APs, फॉर ऑल 3 APs, एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट AP के लिए अपन कॉमन डिफरेंस लिखते हैं D1, उसकी वैल्यू रहेगी 1. सेकंड AP के लिए अपन लिखेंगे D2, उसकी वैल्यू रहेगी 2. और थर्ड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो रहेगा D3, इसका कॉमन डिफरेंस है 3. देन प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज ट्वाइस S2. चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं अपन. अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या काम कर सकते हैं. वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ S1, वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ S2 एंड वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ S3. ऐसा सबसे पहले अपन निकालेंगे. अब S1 यानी क्या रहने वाला है, S1 विल बी n/2 इंटू 2a प्लस कितना n-1 इंटू D1. S2 क्या रहेगा, तो इसको ब्रेक करते हैं अपन यहाँ पे ऐसा. S2 क्या रहेगा, S2 विल बी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D2. और S3 क्या रहने वाला है, S3 is going to be n/2 into 2a plus n-1 into D3. Now if you observe this, आपको पहले से पता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम है सबके, तीनों के सेम थे, इसलिए तीनों में n लिखा. जो फर्स्ट टर्म है वो तीनों की सेम है, यानी फर्स्ट टर्म इज़ 1. देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, a इज इक्वल टू 1. फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर ऑल 3 APs है, इसलिए यहाँ पे भी देखो अपन ने बराबर a लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे भी n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स ईच है हर एक AP में. और सिर्फ चेंज जो है वो D1, D2, D3 में है, तो वो अलग से अपन ने लिखा हुआ है. सो नाउ विदाउट
discussing further, I am just going to write the values here. n by 2 into 2 plus n minus 1 into d, यानी कितना है, d is 1, d1 is 1 for the first case. s2 क्या आएगा, s2 आने वाला n by 2 into 2 plus n minus 1 into 2 बराबर, और s3 क्या आएगा, n by 2 into 2, a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d3 की वैल्यू थी 3, ऐसा लिख दिया मैंने. अब फटाफट यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, n बाय 2 इंटू, अच्छा 1 इंटू n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 2 है, यानी माइनस 1 प्लस 2 करना है मुझे, तो ये आ जाता है n प्लस 1. सो s1 की वैल्यू इतनी आ गई. s2 देखो कितना आएगा, s2 विल बी इक्वल टू n बाय 2 इंटू, लेट्स कैलकुलेट दिस, ये देखो तो ये माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2 ऐसा आएगा. इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, 2 कैंसल आउट हो गया, ये इतना आ रहा है, राइट. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट s3. s3 कितना आ रहा है, इट इज n बाय 2 इंटू 2 प्लस 3n माइनस 3, है ना. ओके, नाउ देयर इज नो फर्दर करेक्शन इन्वॉल्व इन दिस, ये तो ऐसे ही रहने वाला n बाय 2 इंटू n प्लस 1. ये कितना रहने वाला है, s2 इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, n इंटू एन यानी आ गया n स्क्वायर, s2 की वैल्यू n स्क्वायर है. s3 देखते हैं कितना था, s3 रहने वाला n बाय 2 इंटू, अच्छा ये देखो तो ये 3n एज इट इज माइनस 3 प्लस 2, ये माइनस 3, अरे क्या हुआ यार, कहाँ गया, हाँ माइनस 3 प्लस 2 यानी आ गया माइनस 1, बराबर. अब लेट्स कॉल दिस एज 1, लेट्स कॉल दिस एज 2, लेट्स कॉल दिस एज 3. नाउ द लास्ट स्टेप, अपने को क्या करना है, s1 प्लस s3 लेना है. LHS देखो, s1 प्लस s3 लेना है. s1 प्लस s3 आने आता है n बाय 2 इंटू n प्लस 1 प्लस n बाय 2 इंटू 3n माइनस 1. पेशेंस वाला काम तो है ही, नो डाउट. n बाय 2 कॉमन, दिस n बाय 2, दिस n बाय 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो, n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1. ये मस्त काम हो गया एकदम व्यवस्थित. ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज n बाय 2 इंटू 4n. अब ये 2 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, यानी आपको वैल्यू कितनी मिली, 2n स्क्वायर. बट ऑब्जर्व n स्क्वायर द s2, तो यानी अगर मैंने ये n स्क्वायर को s2 से रिप्लेस किया तो ये चलेगा कि नहीं. सो दिस इज 2 s2, दिस इज फ्रॉम 2, n स्क्वायर को s2 लिख दिया फ्रॉम 2. नाउ टेल मी, ट्वाइस s2 ही प्रूव करना था क्या अपने को, s1 प्लस s3 को. हाँ, देयरफॉर s1 प्लस s3 इज इक्वल टू ट्वाइस s2 लिखना. हेंस प्रूव्ड क्यों लिखना, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलता है इसलिए. ओके, आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर, राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अल्टीमेट क्वेश्चन. देख के पहले तो जिनको मैथ्स थोड़ा बहुत पसंद नहीं, अभी मेरे क्लास में थोड़ा पसंद आने लगता है वैसे, दिस इज़ रियलिटी, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट. एक्चुअली मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत से बार में लोगों को वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता. मैं आप लोगों को मैथ्स की बुरी साइड से ज़्यादा अच्छी साइड थोड़ी ज़्यादा दिखाता हूँ, इसलिए आप लोगों को, काफ़ी लोगों को, यानी ये मैंने सालों से देखा हुआ है, दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स मोर देन दे वर इंटरेस्टेड बिफोर. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. और आप देखो यहाँ पे अजीब दिखता, कैसे तो भी दिखता एकदम ऐसी, बाप रे सॉल्व करना कि नहीं ऐसे लगने लगता है, ये शक्ल देख के ही बेकार लगता है, ऐसे वाला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2. But the problem is quite easy. Have a look at it. If A1, A2 and so on, A3 and so on up to AN are in AP, where all the terms, AI यानी क्या, all the terms, I for all I बोला है ना उसने, AI is greater than 0 for all I ऐसा बोला है, then show that, ये अजीब सा एक्सप्रेशन शो करना है. ओके, अब यहाँ पे कुछ फंडे अपन ले लेते हैं, कुछ गिवन पार्ट नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म ये उसने A1 दी हुई है, अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1, अपन उसको A लिखेंगे आगे चल के, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको अपन D लिखते हैं. दीज आर आवर अजम्पशंस. ओके, तो ये लेट
let first, हाँ, okay, now let's start with the solution. आज ऐसा क्यों? Okay, हाँ, let's start with the solution. Let's start with the LHS. अच्छा देख लो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? A1 से लेके AN तक क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स आर एक्चुअली n, राइट? सो LHS से स्टार्ट करते हैं. अब LHS में लिखते वक्त मैंने सिर्फ एक ही जुगाड़ लगाया जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मैंने सिर्फ ये लिखा √A2 प्लस √A1 प्लस 1/√A3 प्लस √A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/√AN प्लस प्लस √AN -1. मैंने सिर्फ इन दोनों की ऑर्डर चेंज कर दी. ऐसा क्यों? ऑर्डर क्यों चेंज करना? ऑर्डर चेंज करना इसलिए क्योंकि आगे अपने को वो थोड़ा फ़ायदा होता है उसका, बाकी कुछ नहीं. और एंड यू नो दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज A + B इज ऑलवेज B + A. तो ऐसा लिखा तो प्रॉब्लम क्या है ना, एक ही तो बात है, लिख लेना ऐसा. ओके, देन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन प्रोसीजर आती है ना सब लोग को. रैशनलाइजेशन यानी क्या रहता है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से √A2 प्लस √A1 का कॉन्जुगेट कौन है? उसका कॉन्जुगेट है √A2 माइनस √A1. इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, पेशेंस वाला काम है. √A2 माइनस √A1 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन √A2 प्लस √A1 इंटू √A2 माइनस √A1 प्लस 1/√A3 प्लस √A2. और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? इसमें अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं √A3 माइनस √A2 से, जो इसका कॉन्जुगेट है. सॉरी, √A3 माइनस √A2 कॉन्जुगेट. अच्छा, साथ में आखिरी में इसका कॉन्जुगेट क्या है? √AN माइनस √AN -1 अपॉन नीचे आएगा √AN प्लस √AN -1 इंटू √AN माइनस √AN -1. ये तो सबको फैक्ट करके बताया दैट इफ़ यू मल्टीप्लाई द सेम टर्म टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यू आर नॉट चेंजिंग द मैथमेटिकल आइडेंटिटी. तो यहाँ पे आएगा √A2 माइनस √A1 अपॉन, ऐसा आने के बाद यहाँ पे देखो A + B इंटू A - B का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? दैट वैल्यू इज एक्चुअली A² माइनस B². यानी ये क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 बराबर स्क्वायर रूट हट जाएंगे, इन दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू वंस अगेन व्हाट इज √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B. इट इज ऑलवेज √A² माइनस √B². यानी ये एक्चुअली A - B आता है, स्क्वायर रूट हट जाते हैं. तो वैसे ये A2 माइनस A1 आएगा. अब सिमिलर टेक्निक अपन यहाँ लगाएंगे √A3 माइनस √A2 अपॉन नीचे क्या आएगा? A3. अरे मैंने ये गलत लिखा था क्या? हाँ, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है. ओके, हाँ. सो ये दिस इज गोइंग टू बी A3 माइनस A2 प्लस ये क्या आ जाएगा? √AN माइनस √AN -1 अपॉन नीचे क्या आने वाला है? देखो, AN माइनस AN -1. अब देखो अपना जुगाड़, एंड सो ऑन है यहाँ पे भी एंड सो ऑन. ऐसे सब बहुत सारे टर्म से आगे, ये बहुत सारे टर्म से आगे. नाउ व्हाट इज A2 माइनस A1? A2 माइनस A1 यहाँ पे फिर से यार एकदम एक मार्जिन ही बनानी पड़ रही है कमेंट्स के लिए. A2 माइनस A1 इज ऑलवेज D बाय डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस. A3 माइनस A2 ये D रहता है. AN माइनस AN -1 भी D रहता है, ये आपको पता ही है पहले से, है ना? तो इसीलिए अपन यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो ये आता है √A2 माइनस √A1 अपॉन D प्लस ये सब D रहने वाला, ये D रहेगा, ये D रहेगा. √A3 माइनस √A2 अपॉन D एंड सो ऑन अप टू √AN माइनस √AN -1 अपॉन D. अब अगर आपने यहाँ ऑब्जर्व किया तो ये सब वैल्यूज़ जो है
ये सब वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर सेम है, यानी यहाँ डी आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आने वाले वो ऐसे √a2 माइनस √a1 प्लस √a3 माइनस √a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू √an माइनस √an माइनस 1। अब ये देखो √a2 के साथ कैंसिल, वैसे यहाँ √a3 भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि आगे की टर्म आने वाली है √a4 माइनस √a3 ऐसा आने वाला था, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही फिर √a4 भी कैंसिल आउट होगा, आगे √an माइनस 1 भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे। अब ये समझ लो लॉजिक, ये दो टर्म्स क्यों बचेंगे, ये पहली टर्म और ये लास्ट टर्म, ये दो टर्म्स बचने वाले। नाउ दोज हु आर कंफ्यूज्ड विद दिस, व्हाई दीज टू टर्म्स विल रिमेन, इट्स बिकॉज फर्स्ट टर्म के पहले कोई नहीं है और लास्ट टर्म के बाद में कोई नहीं है। ये जो कैंसलेशंस हुए ना आपके, √a2 कैंसिल आउट हुआ √a2 के साथ में, या √a3 कैंसिल आउट हुआ √a3 के साथ में, क्योंकि उसके आगे टर्म्स थे। फर्स्ट टर्म के पहले कोई नहीं था, लास्ट टर्म के बाद में कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों टर्म्स अपने पास में रिमेनिंग रहेंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यू गेट दिस एज √an माइनस √a1 अपॉन डी। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से कॉन्जुगेट से, यानी ये आता है, इसका स्क्वायर रूट हटाना है, यानी √an माइनस √a1 इंटू √an प्लस √a1 अपॉन डी इंटू √an प्लस √a1। अब अपना एकदम लास्ट पार्ट बाकी है। अब लास्ट पार्ट के लिए मुझे एक्चुअली थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी यार, गड़बड़ हो गई, जगह ही नहीं है। Okay, now what I'm going to do for the last part, see I have changed the ink, so I'm just going to utilize this space। मैं भी क्या कर सकता हूँ, जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इधर। So have a look at it। तो ये जो दोनों टर्म्स है ये फिर से मल्टीप्लाई होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अपना, इससे यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, an माइनस a1, स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, अपॉन d इंटू an √an सॉरी प्लस √a1 बराबर है। अब an को क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट an एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an is always written as a plus n minus 1 into d, minus a1 is written as a upon d into √an प्लस √a1 बराबर। अब ये a कैंसिल आउट हो गया, साथ में d कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो देखो तो अपना आंसर आ रहा है कि नहीं, अपना आंसर आना चाहिए, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, n-1 न्यूमरेटर इज n-1 अपॉन √an प्लस √a1। देखो तो हाँ, यानी √a1 प्लस √an यानी √an प्लस √a1 रहता, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप द सोल्यूशन इज क्लियर। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार इसको पूरा देखने के बाद में सॉल्व करके देखते हो, और जहाँ पे भी आप अटक गए आप फिर से एक बार इस सॉल्यूशन को देखते हो, 100% आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्रीज। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, अब ये एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। दिस इज ज्योमेट्री एंड यू कैन ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स ऐसा एक सॉरी ज्योमेट्री ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP। The smallest angle is 120 degrees and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. अब ये क्वेश्चन यूनिक है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया, इसलिए मिसलेनियस प्रॉब्लम टाइप में आ जाता है। ओके, और ये इसीलिए मैं AP के लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले अगर आपने देखा रहता तो आपका मूड ही चला गया रहता कि क्या यार क्या पढ़ना पड़ता है यार जी। अरे एक मिनट, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ। ओके हाँ, ओके, नाउ हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। So it is given that
interior angles of a polygon are in AP, right? So angles are in AP. The smallest angle is 120 degree. Smallest angle is 120 degree. So first term of AP is 120 degree. Common difference D is 5 degrees. बराबर. And find the number of sides of the polygon. यानी terms of AP निकालना है n, क्योंकि सभी एंगल्स ये AP में है. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन निकालना है, नंबर ऑफ एंगल्स निकालना है. जितने साइड उतने एंगल, ये कंसेप्ट पता है नहीं सब लोग को. एक ट्रायंगल में 3 साइड रहते, 3 एंगल रहते हैं. तो अपन बोल सकते हैं कि जितने टर्म्स ऑफ एपी है उतने एंगल्स है, और जितने एंगल्स रहेंगे उतनी साइड्स रहने वाली है. सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, राइट? ओके, नाउ सी वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट विथ. ओके, I can start from here. I can write Sn by AP. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, that is equal to, लिख लेते हैं, n by 2 into 2a यानी आएगा 240 plus n minus 1 इंटू डी की वैल्यू है 5, बराबर. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू n बाय 2 इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5, इसका एक्सपांशन. दैट इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 235 प्लस 5n. साइड में रख दे, इसको 1 बोलते हैं. अच्छा, अभी एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. Okay, now I'm going to explain it. To save space that I'm going to remove this. तो आप लोग एक बार अच्छे से पूरा समझ लो. ट्रायंगल में ये 3 एंगल्स है. Okay, so now if I talk about sum of interior angles, तो वो देखो 180 डिग्री है कि नहीं, है ना? 180 रहता कि नहीं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. वो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं. एक क्वाड्रिलैटरल कंसिडर करो. क्वाड्रिलैटरल में सब, अच्छा चलो एक, यानी इसमें अगर 90 90 90 ऐसा आप बोलोगे, एक पैरेललोग्राम कंसिडर कर लो, फिर भी क्वाड्रिलैटरल ही हुआ. इसमें अगर मैंने सब एंगल्स को ऐड किया तो भी क्या रहता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज एक्चुअली 360 डिग्री, है ना? तो इसका ये 180 है, ये 360 है. इसका कुछ तो भी एक फॉर्मूला रहना चाहिए. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का एक्चुअली एक फॉर्मूला है, वो कुछ लोगों को पता भी है. इट इज़ ऑलवेज n-2 इंटू 180 डिग्री. चेक कर लो आप लोग, n-2 इंटू 180 डिग्री. यहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 3. अगर मैंने यहाँ 3 सब्सटीट्यूट किया, 3 - 2 यानी 1 इंटू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर आने वाला है. टैली हो रहा है क्या? एब्सोल्युटली टैली हो रहा है. अगर मैंने बोला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फिर से ये फॉर्मूला से, तो n-2 इंटू 180 अपना फॉर्मूला है. अब साइड्स या एंगल्स कितने हैं, 4 क्वाड्रिलैटरल के लिए. 4 - 2 यानी बचे 2 इंटू 180. 2 इंटू 180, द आंसर शुड बी 360 डिग्री. डज इट टैली? येस इट डज, ऑफ कोर्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट सम ऑफ एंगल्स is always n-2 इंटू 180 डिग्री. ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था. ओके, सो बाय ज्योमेट्री सम ऑफ ऑल एंगल्स Sn is always n-2 इंटू 180 डिग्री. लेट्स कॉल दिस S2. अब ये भी सम ऑफ एंगल्स है बाय AP और ये ज्योमेट्री से, तो ये दोनों अपन इक्वेट कर सकते हैं. अपन RHS इक्वेट कर सकते हैं. RHS इक्वेट किया, इसको ब्रेक करते 2 पार्ट में, जगह बचेगी बाद में. तो अपने पास में आ जाता है n/2 इंटू 235 प्लस 5n. आई एम इक्वेटिंग RHS ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल टू, ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस एक्चुअली, n-2 इंटू 180. ये जो टर्म है, ये टर्म को अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया इधर 2 को. अब ये आ जाता है n इंटू 5n प्लस 235
इज इक्वल टू कितना n-2 इंटू 180 इंटू 2, यहाँ का ट्रांसफ़र किया हुआ ये आ जाएगा 360। ब्रैकेट ओपन करो, आपके पास में आएगा 5n² प्लस 235n इक्वल टू 360n माइनस 720। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन फिर से ये जो 360n है इसको LHS पे ट्रांसफर करेंगे, 720 को भी LHS पे ट्रांसफर कर लेंगे। आपके पास में आता है 5n² 360 माइनस 235 इज गोइंग टू बी 125, इज इट? यस, माइनस 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। डरना नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से डिवाइड करना। n² माइनस 25n प्लस 1, फिर कितना बचा 20 to 4, फिर से 20, 144 इक्वल टू 0। अच्छा, ये मस्त स्प्लिट हो गया। n² माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। 16 9 है ना, बराबर है। एंड माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 बराबर है। ओके, n कॉमन, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन, n माइनस 16 equal to 0. So n minus 9 into n minus 16 is equal to 0. So n is equal to 9 और n is equal to 16। अब इसमें सिर्फ एक फाइनल स्टेप करनी पड़ती और ये सब लोग ध्यान में रखेंगे। फाइनल स्टेप क्या है, इसमें चेक करना पड़ता है कि आपका इंटीरियर एंगल ये 180 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कभी इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं रहता, तो मैं चेक करूँगा कि लास्ट टर्म मेरा n इक्वल टू 9 है, मेरे एंगल CP थे, तो लास्ट टर्म यानी A9 ये 180 से ज़्यादा आता है क्या? अगर A9 180 से ज़्यादा आया तो n इक्वल टू 9 मेरा आंसर नहीं रह सकता। अगर एंगल 180 से कम आया तो n इक्वल टू 9 मेरा आंसर ज़रूर है। तो A9 निकालेंगे अपन। A9 इज़ ऑलवेज A प्लस 8D। A की वैल्यू रहेगी 120 डिग्री, इट इज़ गिवन, एंड 8 इंटू 5, D इज़ 5, इट इज़ गिवन टू अस, D इज़ 5। 5 8 40 प्लस 120 यानी कितना आया 160। A9 160 है, खुशियाँ मनाओ, 180 से कम है, यानी अपनी मेहनत रंग ला गई। n इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक A16, ये भाव का भी काम तमाम करना पड़ेगा ना। A16 इज़ A प्लस 15D। अब A की वैल्यू है 120 प्लस 15D, 15 इंटू 5 इज़ 75। 75 plus 120 is 195, which is greater than 0. Is this possible? Sorry, greater than 0 क्यों लिख रहा हूँ यार मैं? Greater than 180. Is this possible? Absolutely not. ये नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा कैसे रह सकता है यार? So this is not possible. n equal to 16 is not the correct answer. Final answer is n equal to 9. I sincerely hope that you have understood the problem. Okay, now let us discuss question number 4. This is going to be the last question in discussion. The ratio of sum of nth terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of 13th terms. Okay, let's just see this. तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs, यानी दोनों APs में n टर्म्स है। 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27 ये दिया हुआ है रेशो, और रेशो ऑफ 13th टर्म्स ये निकालना है। बहुत ही अल्टीमेट प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप लोग ये प्रोसीजर बराबर फॉलो करते हो तो। लुक एट द सॉल्यूशन। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट अस कंसिडर फर्स्ट AP। फर्स्ट AP में अपन यहाँ पे मस्त ऐसी ग्रेड बनाते हैं। फर्स्ट AP में अपन लेते हैं फर्स्ट टर्म एज इक्वल टू A, देन विल टेक कॉमन डिफरेंस एज इक्वल टू D, देन वी वुड टेक नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n, एंड फाइनली सम ऑफ टर्म्स वुड बी Sn। ये अपन ने अज्यूम किया फर्स्ट AP के लिए। चलो अज्यूम करते हैं सेकंड AP। सेकंड AP के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट टर्म रहेगी A डैश, कुछ ना कुछ बदल तो करना पड़ेगा ना नोटेशंस में। कॉमन डिफरेंस दूसरे AP का अपन लेते हैं D डैश। नंबर ऑफ टर्म्स तो प्रॉब्लम में ही दिया है कि n लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स इज n,
बट सम ऑफ n टर्म्स शुड बी रिप्रेजेंटेड एज Sn डैश, यानी ये n नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, दोनों के सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs बोला था, यानी दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स n ये रहने ही चाहिए, एक रहेगा सम Sn, दूसरा रहेगा Sn डैश। सो Sn अब कंसिडर करते हैं, Sn अपॉन Sn डैश, Sn अपॉन Sn डैश इज गिवन टू बी 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। Sn अपॉन Sn डैश इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। नेक्स्ट स्टेप, Sn की वैल्यू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मस्त फॉर्मूला लगाया, Sn डैश का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a डैश, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है ना, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, ये d डैश रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। n बाई 2 कैंसल, मस्त आ रहा, अच्छा दिख रहा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप इज, ये जिसने बराबर लिख लिया ना उसका आंसर हमेशा परफेक्ट ही आता है। ये जो 2a दिख रहा है आप लोगों को, इसमें से 2 कॉमन निकालना, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, इधर से भी 2 कॉमन निकालो और इधर से भी 2 कॉमन निकालो, यानी 2 आएगा बाहर, अंदर बचेगा a प्लस, यहाँ 2 कॉमन था क्या निकालने लायक, इधर से था ही नहीं ना, ये टर्म में था ही नहीं 2 कॉमन निकालने के लिए, इसलिए 2 डिवाइड हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, बराबर, अपॉन 2 इंटू a प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा, फिर से इसमें से स्कोप ही नहीं ना 2 कॉमन निकालने का, वो डिवाइड हो जाएगा, बराबर, दैट इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये बेसिक थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, पुराना 8वीं 9वीं 10वीं वो वाला अपन यूज़ कर रहे इधर। अब देखो थोड़ा सा एक यहाँ पे आपको क्या निकालना है उसके बारे में सोच लेते हैं। रेशियो ऑफ 13 टर्म, यानी A13 अपॉन A13 डैश। अब ये अगर निकालना है तो पहले तो A13 का फॉर्मूला रहता है a प्लस 12d अपॉन A13 डैश यानी a डैश प्लस 12d डैश, ऐसा रहने वाला, जैसा है वैसा अपने को वैसे ही सॉल्व करना है, जो गिवन है उस हिसाब से, जो गिवन है उस हिसाब से। तो अब A13 इज a प्लस 12d, अपने पास क्या है पहले टर्म्स देख लेते हैं, जो अपने पास में उसके बारे में तो बात करते हैं पहले। अपने पास में है a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन a डैश d डैश, भूल गया था मैं यहाँ पे, हाँ a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अपने पास क्या है टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से अपने पास में है ये टर्म, d को चिपकी हुई ये टर्म n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, यहाँ पे भी n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये टर्म, ये 12 इधर आना चाहिए, तब जाके ये A13 अपॉन A13 डैश मुझे मिलेगा ना। सो आई नीड टू एलिमिनेट, सी लिसन टू दिस केयरफुली, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। आई नीड टू एलिमिनेट दिस एंड आई नीड टू रिप्लेस विथ 12। इफ आई रिप्लेस इट विथ 12, ये 12 अगर यहाँ आ जाए कुछ चांस से तो मज़ा आ जाएगी, इससे a प्लस 12d आ जाएगा, यहाँ a डैश प्लस 12d डैश आ जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे लिखना है n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 12, ये आ जाए आंसर 100% आ, ओके ना। यानी n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, मीन्स n शुड बी रिप्लेस्ड विथ 25। जहाँ n है वहाँ 25 लिखना पड़ेगा। तो देखो ये वैल्यू कैसी आ जाती फिर a प्लस, अब देखो मज़ा, n की वैल्यू 25 माइनस 1 24 अपॉन 2 12 आया ना, a प्लस 12d अपॉन a डैश प्लस अगेन n की वैल्यू 25 माइनस 1 24 अपॉन 2 यानी 12 d डैश, दैट इज इक्वल टू, बात ये है कि अगर n इधर n रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ n रिप्लेस कर रहे हैं, ये n रिप्लेस किया, ये n रिप्लेस किया, तो ये n और ये n भी रिप्लेस करने पड़ेंगे ना। So you need to replace these two n with how much? With 25. So this is 7 into 25 plus 1 upon 4 into 25 plus 27.
अच्छा ए प्लस 12d क्या रहता है A13 अपॉन ए डैश प्लस 12d डैश क्या रहेगा A13 डैश। रेशियो ऑफ देयर 13 टर्म्स आ रहा है भगवान की देना 7 इंटू 125 यानी कितना था 25 इंटू 6 150 150 प्लस 25 यानी 175 प्लस 1 यानी 176 शायद बराबर लिखा है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। 25 इंटू 4 100 प्लस 27 इज 127। So ratio of their 13 terms is how much? 176 upon 127. This should be the correct answer. I hope you have understood this. है ना? अब एप्टीट्यूड क्वेश्चन में आज का बढ़िया है क्वेश्चन। You have 100 bags of coins, each with 100 coins. 100 बैग्स है, मस्त हाईलाइटर लेता हूँ मेरे को भी, आप लोगों को तो बहुत सोचना है इसमें। ओके सो यू हैव कहाँ यार, हाँ यू हैव 100 बैग्स ऑफ 100 कॉइन्स ईच। हर एक बैग में 100 कॉइन है, ऐसे 100 बैग्स है, बट ओनली वन ऑफ दीज बैग्स हैज़ गोल्ड कॉइन्स, राइट, गोल्ड कॉइन्स। ऐसा क्वेश्चन है कि यानी एक में गोल्ड कॉइन्स है और बाकी में यानी गोल्ड कॉइन्स नहीं है लेकिन वो दिखने में गोल्ड जैसे है, तो आप ऐसे बैग ओपन करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो गोल्ड है या नहीं है। द गोल्ड कॉइन वेज 1.01 ounce, 1.01 ounce and the other coins weigh 1 ounce, ना अदर कॉइन 1.01 फॉर गोल्ड एंड 1 ounce ऑफ कोर्स फॉर दी नॉन गोल्ड कॉइन्स, बट दे लुक लाइक गोल्ड कॉइन्स, सो उसको ओपन करके नहीं देखना। यू हैव अ स्केल, ये डिजिटल स्केल है मस्त, बट यू कैन ओनली यूज इट वंस, एक ही बार यूज कर सकते हो, सिर्फ एक बार। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स? Ultimate question, ultimate. How can you identify the bag of gold coins? ऐसे फंडे देना नहीं कि मैं सिर्फ बता के रखता हूँ फंडे कैसे लोग देते, बाप रे पूछो मत, इतने भयंकर आंसर देते हैं इस क्वेश्चन पे। मुझे लोग बोलते हैं पहले सब बैग खोलेंगे अपन, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि अपन देखेंगे कि कौन से ज़्यादा गोल्ड जैसे दिख रहे हैं, कौन से ज़्यादा चमक रहे, यानी वो गोल्ड रहेगा। अरे वो दिखने में एक ही तरह है, वो गोल्ड प्लेटेड होंगे शायद, और बाकी के गोल्ड कॉइन्स है। फिर कुछ लोग बोलते हैं अपन हाथ से उठा के देखेंगे, हाथ से उठा के, यानी आप सोचो वो बोल रहे हैं कि 1.01 ounce और 1 ounce का एक एक गोल्ड कॉइन है। यू इमेजिन दैट इफ़ आई कैलकुलेट 0.1 ounce का डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि अगर मैंने कंसिडर किया तो एक मिनट से देखो, हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लोग कैसे मस्त आंसर निकालते हैं। सो एक 1.01 ounce का है, दिस इज गोल्ड, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो यू विल गेट दिस एज 101 ounce, बराबर। एंड यू हैव व्हाट वी कॉल एज, एक है नॉन गोल्ड वाले, नॉन गोल्ड वाले, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 ounce आ जाएगा। अब इनमें अगर सब्ट्रैक्शन किया ना तो 1 ounce आता है, कि 1 ounce आता है इनका सब्ट्रैक्शन। एंड डू यू नो हाउ मच इज 1 ounce इक्वल टू? 1 ounce in kg is actually 0.028 किलोग्राम। अगर ग्राम में देखें तो 1 ounce 28 ग्राम का रहता है। तो अगर आपने हाथ से कंपेयर करके देखा, आप सच में बताओ 28 ग्राम की मूंगफली आती है, अगर आपने दो को उठाया अपने हाथ में, एक को दूसरे को, और आपने चेक किया कि अरे कौन सा हेवी लग रहा, तो आप हेवी आइडेंटिफाई तो भी कर पाओगे क्या? कुछ भी आंसर देते लोग ने। तो ऐसा कुछ भी फंडा यूज़ नहीं करना कि उसको हाथ से पहले गिन के देखेंगे या फिर उसको कुछ पानी में डालेंगे। पानी है ही नहीं, पानी में कहाँ से डालोगे?
कुछ भी जबरदस्ती आंसर देते सब लोग. सो थिंक अबाउट दिस. You can pause the video for a minute here. Think about it. Then we can get back to the solution. Okay, I am giving you some time. Right. So here goes the solution. अभी भी नहीं जमा होगा तो पॉज कर दो. हाँ, मैं आंसर दे रहा हूँ. ठीक है. पहले अपन करेंगे लेबल बैग्स को. नंबर 1 to 100. पहले बैग को 1, दूसरे बैग को 2. मुझे नहीं पता कि इसमें गोल्ड है किसमें नॉन गोल्ड है. दिखने में सब एक ही तरह है. नाउ टेक 1 coin फ्रॉम बैग 1, 2 coins फ्रॉम बैग 2, 3 coins फ्रॉम बैग 3 एंड सो ऑन टिल यू गेट 100 coins फ्रॉम बैग 100. ठीक है. यानी सिंपल बैग 1 से एक ही कॉइन उठाना है, बैग 2 से एक ही कॉइन 2 coins उठाने हैं, बैग 3 से 3 coins उठाने हैं एंड सो ऑन. सो जितना बैग का लेबल है उतने कॉइन्स उसमें से उठाने हैं. ओके ना, ये सिर्फ स्टेप ध्यान में रखना. सब्ट्रैक्ट 5050 ounce फ्रॉम द टोटल वेट. आपने तो ये सबको ऐसा लेके बैग 1 से 1, बैग 2 से 2, बैग 3 से 3, बैग 100 से 100 ऐसे सब कॉइन्स को उठा के एक टोटल आपने स्केल कर लिया. आपको कुछ ना कुछ स्केल का वेट मिला है ना. वो जो वेट मिला है उसको 5050 से सब्ट्रैक्ट करना. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. ओके, लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जगह रखी हुई है. उसके देखना, इफ द आंसर इज 0.1 ounce देन द 10th बैग हैज गोल्ड. इफ द आंसर इज 0.25 ounce देन द 25th बैग हैज द गोल्ड कॉइन्स एंड सो ऑन. अब ये आंसर तो मैंने दे दिया है, वो बहुत मुश्किल काम था. अब मुझे अपने वे से एक्सप्लेन करने दो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अपन ने क्या बोला है, बैग 1 से एक कॉइन उठाया, बराबर, एक कॉइन उठाया. बैग 2 से 2 कॉइन्स उठाए. बैग 3 से उठाए 3. अगर अपन पकड़ के चलते हैं कि हर एक बैग में नॉन गोल्ड कॉइन्स ही थे, गोल्ड कॉइन्स थे ही नहीं 100 के 100 बैग में, तो अपना जो वेट आने वाला है वो ऐसा आएगा 1 + 2. क्योंकि ये 1 ounce का, ये 2 ounces हो जाएंगे, ये 3 ounces हो जाएंगे. तो टोटल वेट गिनते हो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 100. ये आइडियली आना चाहिए था अगर एक भी गोल्ड कॉइन नहीं रहती, क्योंकि बैग 100 से आप 100 कॉइन्स उठाने वाले ना. और आप इन सबको वेट अगर करोगे और सबको कंसिडर कर लिया कि वो गोल्ड कॉइन्स नहीं है, वो नॉन गोल्ड कॉइन्स है, तो उनकी सम आएगी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 100. नाउ इजंट इट एन एपी? इजंट इट एन एपी? इट इज. ये कितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं? ये 100 टर्म्स ऐड हो रहे हैं. यानी ये 100/2 इंटू a + al. फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 100. AP यूज़ कर रहा हूँ मैं इधर. आप इमेजिन कर सकते हो मैंने ये यूज़ किया. A इज़ 1, D इज़ 1, लेकिन उसका कोई काम नहीं. N इज़ 100, नंबर ऑफ टर्म्स आर 100. देखो, और साथ में जो लास्ट टर्म है वो है 100. सो मैंने फॉर्मूला लगाया n/2 इंटू a + al. यानी मैंने सम निकाल ली कितना, a + l, सॉरी मैंने सम निकाल ली कितनी है टोटल. तो ये आता है 100/2 इंटू 101. अब ये है 50, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 101, यानी ये आ गया 5050. तो 5050 ये आइडियल वेट होना चाहिए था. 5050 ये आइडियल वेट होना चाहिए था, बराबर. अब आपका वेट सपोज आया था 5050.1. अब आपने सब्ट्रैक्ट किया 5050 में से, यानी सब्ट्रैक्शन आया 0.1. 0.1 को मैं लिख सकता हूँ, मुझे हमेशा 0.01 के फैक्टर में लिखना है. क्यों? प्रॉब्लम देखो, हर एक गोल्ड कॉइन का वेट कितना था, 1.01 ounce. आपका सपोज रीडिंग आया था ये 5050.1, इसमें से 5050 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी 0.1 आया. इसको लिखते वक्त ऐसा लिखना, 0.1 इज एक्चुअली 10 इंटू 0.01. 0.01 के प्रोडक्ट में लिखते जाना. अब 0.01 ये आप बोल सकते हो कि ये गोल्ड कॉइन का एडिशनल वेट था. गोल्ड कॉइन का एडिशनल वेट, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक्चुअली 10 कॉइन्स ऐड हुए थे.
10 कॉइन कहाँ से ऐड किए थे अपन ने? बैक 10 से। इसलिए मैंने बोला था कि अगर सपोज वेट का सब्ट्रैक्शन 0.1 है तो इसका मतलब बैक 10 से आया है। देखो 10th बैग हैज़ गोल्ड, बराबर ना। अब और एक मैंने जो एग्जांपल दिया था 5050.25 ये अपनी रीडिंग आई थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 5050। एक ही बार अपन देख रहे हैं, देखो एक ही रीडिंग ले रहे हैं अपन सिर्फ वेट की, उसमें से 5050 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.25। अब ये जो 0.25 अपना आया है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज 25 इंटू 0.01 बराबर 25 इंटू 0.01, यानी ये क्या था? दिस वॉज गोल्ड कॉइन एडिशनल वेट। और ऐसे कितने गोल्ड कॉइन्स ऐड किए थे? एडिशनल वेट कितने का था? 25 का। 25 कॉइन्स किस में से ऐड किए थे? बैग 25 से। दैट्स वाई इफ योर डिफरेंस इज 0.25 ounce, वी आर सेइंग दैट 25th बैग हैज़ द गोल्ड कॉइन्स। अच्छा, और अगर सपोज आपका वजन आया रहता 5051, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया रहता 5050, यानी आया रहता एक डिफरेंस, तो सोचो कौन से बैग से गोल्ड कॉइन्स आए रहते हैं? यस, इट वुड हैव बीन, बराबर, कुछ लोग एकदम करेक्ट सोच रहे, इट वुड हैव बीन फ्रॉम दी 100 बैग। वाई? बिकॉज आई कैन राइट दिस एज 0.01 इंटू 100। 0.01 ये एडिशनल वेट ऑफ गोल्ड कॉइन है, इंटू 100 कर दिया, यानी 100 कॉइन्स का एडिशनल वेट था। 100 कॉइन्स कहाँ से ऐड किए थे? बैग 100 से। तो फिर बैग 100 में गोल्ड कॉइन्स थे। ये अपना आंसर आ गया फाइनली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। द कंक्लूजन, टुडेज कंक्लूजन इज, सी डू नॉट लिमिट योर नॉलेज टू क्लासरूम एप्लीकेशन। आप जो पढ़ते हो उसको सिर्फ हाँ ठीक है मार्क्स मिलाने हैं, स्कोर करना है, इसके लिए अगर लिमिट किया तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि नॉलेज का लिमिटेशन ये क्लासरूम तक के कभी था ही नहीं। उसको बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है, जॉब्स में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हर जगह जो आप नॉलेज गेन करते हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो आपको यूज़ करना चाहिए। सो स्टार्ट यूजिंग योर नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आई हैव यूज्ड AP इन एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन टुडे, उससे मैंने आंसर निकाला था। इट विल मेक यू वेल इक्विप्ड टू फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड करियर and will help you overcome that, right? Now that's officially the end of arithmetic progressions। मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में करवा दिया, हर प्रॉब्लम टाइप कवर किया हुआ है। आई होप द explanations are good enough. Thank you so much for attending. Bye for now. Like and subscribe if you are benefiting from the lecture.